नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ पश्चिमी यूरोप के महत्वपूर्ण सवालों की। यदि हम भारतीय इतिहास की बात करें तो उसके सामने ये जो सब्जेक्ट कोड आपके सामने यहाँ पर आता है, ठीक, ये जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक विषय है। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि इट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या कहेंगे आप इसको आप कहेंगे विश्व का इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। डन। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं? आधुनिक पश्चिम। क्या पढ़ने वाले हैं? आधुनिक पश्चिम। और जब भी बात पश्चिम की आती है तो पश्चिम में दो ही महत्वपूर्ण देश या फिर आप कह सकते हैं महाद्वीप हमें देखने के लिए मिलते हैं। आधुनिक पश्चिम की जब हम बात करते हैं तो हमें दो ही महत्वपूर्ण देश और आप कह सकते हैं महाद्वीप हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनसे संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे पहला है आपका यूरोप और दूसरा जिसमें आता है आपका अमेरिका। यूरोप और अमेरिका की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। यूरोप के जितने भी देश हैं ज़्यादातर वो में मेन जो है उन्हीं की बात हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनता ही उसी से है। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि सुधार और प्रति सुधार क्या होता है, जो कि यूरोप में एक धार्मिक आंदोलन था। इसके बारे में जानेंगे। यूरोप में सुधार की प्रक्रिया किस तरीके से स्टार्ट हुई, कैसे ये आगे बढ़ी और कैसे ये कम हुई। अमेरिका की क्रांति, मैंने कहा था ना अमेरिका से भी एक सवाल जरूर मैं आपको दूंगा यहाँ पर। अमेरिका की क्रांति की बात करेंगे। इंग्लैंड में हुई अंग्रेजी क्रांति में कौन कौन से मुद्दे थे और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। अब देखिए, क्रांति की ओर ले जाने वाली घटनाओं का सीधा मतलब सिर्फ एक ही होता है कि क्रांति के पीछे कौन कौन से कारण छुपे हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं कारण परक कौन कौन सी घटनाएं थी। ऐसी घटनाएं जो क्रांति का कारण बनी वो आपको यहाँ पर बतानी है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। एज इट इज विदाउट लैंग्वेज चेंज, यही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है और ये उसके लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन के तौर पर देखे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के पेड गेस्ट पेपर या फिर पेड नोट्स वगैरह क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं हमसे। सेल्फ मेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डलवाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर मिल जाएगा इन द PDF फॉर्म तुरंत के तुरंत। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई हो, तब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुधार और प्रति सुधार था क्या। देखिए, सुधार 16वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ था, एक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था जिसने ईसाई धर्म को दो भागों में बांट दिया था, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि 16वीं सदी की बात है कि यूरोप के अंदर एक धार्मिक आंदोलन हुआ। इस धार्मिक आंदोलन के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, है ना। एक व्यक्तित्व थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को जागृत किया एक तरीके से, और इन्होंने कई सवाल उठाए कैथोलिक चर्च पर। ये कैथोलिक जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उस समय कैथोलिक चर्च होता था जिसमें आप याद रखिए, जिसमें बैठते थे पोप। ठीक है दोस्त, जिसमें पोप बैठते थे। पोप मतलब सबसे बड़े धर्मगुरु उसमें क्या करते थे, बैठते थे। तो कैथोलिक चर्च की बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी थी जो मार्टिन लूथर को भ्रष्ट लगती थी, जो मार्टिन लूथर को करप्शन वाली लगती थी, करप्ट लगती थी एक तरीके से। तो उन पर जैसे उन्होंने सवाल उठाए, लोगों को वो एक तरीके से आप मान के चलिए सही लगने लगी। कुछ लोगों को सही लगी, कुछ लोगों को गलत लगी। अब मार्टिन लूथर ने जो सवाल चर्च पर उठाए और जिन लोगों को वो बात बुरी लगी तो वो तो कैथोलिक चर्च के हिस्से में चले गए, और जिन लोगों को मार्टिन लूथर की बात समझ में आ गई वो चले गए प्रोटेस्टेंट के साथ। तो वो क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट समझते हो ना, हड़ताल वाले लोग, प्रोटेस्ट करने वाले लोग हो गए। तो इस तरीके से पूरा ईसाई धर्म दो भागों में बट गया, एक कैथोलिक चर्च के साथ थे और एक थे प्रोटेस्टेंट। ये आंदोलन सिर्फ इसलिए था क्योंकि कैथोलिक चर्च में ढेर सारी भ्रष्ट प्रथाएं थीं जिनके खिलाफ मार्टिन लूथर ने भी बहुत कुछ कहा था, और प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। बात समझ में आई? ये है रिफॉर्मेशन। कभी भी आपसे पेपर में पूछे रिफॉर्मेशन क्या है, कैथोलिक चर्च में रिफॉर्मेशन करना था। सुधार मतलब कहां पर, कैथोलिक चर्च की प्रथाओं में सुधार करना था, भ्रष्ट प्रथाओं को हटाकर और मानवीय धार्मिक प्रथाओं को लेकर आना था। ठीक है, सुधार के यही 4 बेसिक कारण है। पहली बात तो चर्च भ्रष्ट हो चुका था। दूसरा, लोग बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ना चाहते थे। भाई सीधी सी बात है, लोग चाहते थे कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता मिले। वो चाहते हैं ईसाई धर्म को ही मानना, लेकिन अपने तरीके से मानना चाहते हैं, अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और अपनी भाषा का पालन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब छापा खाना, आपको पता होना चाहिए कि गुटेनबर्ग जो है यहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस क्या हुई, डाली गई। और इस प्रिंटिंग प्रेस के बाद जब तेजी से चीजें क्या होने लगी, छपने लगी, तो महान आप कह सकते हैं जो दार्शनिक है, फिलोसोफर है और मार्टिन लूथर जैसे विचारक है, थिंकर्स हैं, इनकी बातें छपने लगी तो क्या हो गई, दूर दूर तक फैलने लगी। भाई ज्ञान का जो प्रसार है वो प्रेस के माध्यम से बहुत तेजी से हुआ। इससे भी क्या मिला, इस सुधार को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला।
यूरोप के शासकों ने चर्च की शक्ति को कम करने के लिए सुधारकों का ही समर्थन कर दिया, क्योंकि जो शासक थे वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट के ही क्या थे, साथ थे। यदि एक दो किंग को छोड़ दे, जैसे चार्ल्स प्रथम की बात करें, वो कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए थे, लेकिन बाकियों ने क्या किया था, कहीं ना कहीं आप देखिए इन्हीं का ही एक तरीके से वो किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है दोस्त, आगे देखिए प्रमुख सुधारकों की बात करें जो प्रोटेस्टेंट थे, ऐसा मान लीजिए उनमें थे आपके मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी के थे, जॉन कैल्विन जो कि स्विट्जरलैंड के थे, और हेनरी आप कह सकते हैं एट्थ, हेनरी एट्थ जो थे ये इंग्लैंड से थे। इन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर ने तो 1517 में 95 थीसिस क्या की, प्रकाशित की। थीसिस समझते हो ना, रिसर्च पेपर को थीसिस आप कहते हैं नॉर्मली। तो 95 थीसिस के माध्यम से इन्होंने बताया कि कैथोलिक चर्च में कौन कौन से भ्रष्ट प्रथाएं हैं। दूसरा स्विट्जरलैंड में कैल्विन ने क्या कहा, ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित भाग्य की अवधारणा दी। उन्होंने ये कहा कि जो चर्च में बताया जा रहा है वो सही नहीं है, बल्कि हमारा फ्यूचर तो प्री डिफाइंड है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, प्री डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि हमारी मंजिल तो तय है, ये बदलने वाली नहीं है। व्यक्तिगत कारणों से चर्च से अलग होकर उन्होंने क्या किया, एलिंगटन चर्च की स्थापना की। और हेनरी एट्थ जो कि इंग्लैंड के किंग थे उस समय, उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस के कारण कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और एलिंगटन नामक चर्च की अपनी खुद की स्थापना उन्होंने कर ली। कैथोलिक चर्च से बिल्कुल ही क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये वो लोग थे जो कैथोलिक चर्च से अलग हट रहे थे, प्रोटेस्टेंट के साथ थे और उनको मोटिवेट कर रहे थे सुधार के लिए। क्लियर? बताइए क्या आप सभी को यहां तक बात समझ में आती है दोस्त? यहां तक कोई समस्या है, परेशानी तो नहीं है? जल्दी बताइए। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं प्रति सुधार की। अब देखिए ऐसा तो है नहीं भाई कैथोलिक चर्च के खिलाफ रिफॉर्मेशन का मूवमेंट चल रहा है तो कैथोलिक चर्च आसानी से चुपचाप बैठेगा। अब ऐसी कंडीशन में ईसाई धर्म के पवित्र चर्च आप कह सकते हैं कैथोलिक चर्च ने भी अपनी शक्ति को बचाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए एक परिवर्तनवादी आंदोलन चलाया। परिवर्तनवादी किसमें परिवर्तन, जो भी इनको लगता था कि हाँ ये प्रथाएं सही नहीं है या फिर जनता इनके पक्ष में नहीं है, उन प्रथाओं को इन्होंने समाप्त करना स्टार्ट कर दिया। और इसे कैथोलिक पुनर्जागरण भी कहते हैं, कैथोलिक रेनेसां का पीरियड आप इसे कह सकते हैं। मुख्य प्रयासों में जैसे चर्च की नीतियों में सुधार किया गया, इसके अलावा ईसाई धर्म में प्रचार के लिए एक संगठन बनाया, किसने, इग्नाटियस लोयोला ने। ठीक, इसके अलावा इक्विजिशन क्या मतलब है, चर्च के आलोचकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाने लगी और अपने फॉलोअर्स को वापस गेन करने के लिए कैथोलिक चर्च ने कौन सा मूवमेंट चलाया, इसे हम कहते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन। काउंटर का मतलब क्या होता है, सामने। अब इधर से रिफॉर्मेशन कौन चला रहे हैं, आपके प्रोटेस्टेंट चला रहे हैं, तो इधर से कैथोलिक चर्च ने क्या किया, अपना आप कह सकते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया चलाई, किसने, कैथोलिक चर्च ने, ताकि इनका क्या किया जा सके, सामना किया जा सके। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? चलिए दोस्त, यही आपको समझना था और यही इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, यूरोप में सुधार की प्रक्रिया को समझिए। यूरोप में सुधार किस तरीके से होता है। यूरोप में सुधार हुआ, सबसे पहले जर्मनी ने सुधार किया। ठीक, एक मिनट, यूरोप में सुधार कैसे हुआ, सबसे पहले जर्मनी ने सुधार किया, उसके बाद स्विट्जरलैंड ने सुधार किया, इसके बाद इंग्लैंड ने सुधार किया और लास्ट में आप देखेंगे फ्रांस, स्लोवेनिया और नीदरलैंड, इन्होंने क्या किया, आप कह सकते हैं सुधार की प्रक्रिया करी। क्योंकि यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें ढेर सारे देश हैं, तो इन सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर सुधार किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में तो महत्वपूर्ण थे जिन्होंने सुधार की शुरुआत की थी, मार्टिन लूथर। उन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार किया। पवित्र रोमन सम्राट और जर्मन राजाओं के बीच संघर्ष इससे उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सबर्ग की संधि हुई जिसके माध्यम से राज्य को कैथोलिक और या प्रोटेस्टेंट बनने की स्वतंत्रता मिल गई। इट मीन्स ऑक्सबर्ग की संधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुधार है जर्मनी में, जहां पर यह कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को कि वो चाहे तो कैथोलिक चर्च के साथ जा सकते हैं या फिर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक प्रोटेस्टेंट बन सकते हैं। स्विट्जरलैंड में क्या क्या सुधार हुए, स्विट्जरलैंड में कुछ धार्मिक सुधार हुए, इसके अलावा जिनेवा में सख्त नैतिक कानूनों को भी लागू किया गया। भाई नैतिकता कैसे होगी, अब सख्ताई के साथ होगी। जबकि इंग्लैंड में मैंने अभी आपको बताया था हेनरी एट्थ जो थे, इन्होंने कैथोलिक चर्च को त्याग दिया और अपना खुद का एलिंगटन चर्च क्या किया, बनाया। उनकी बेटी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च को क्या किया, सख्त बनाया। अब मैंने आपको बताया था कुछ किंग ऐसे थे जैसे चार्ल्स प्रथम जो थे वो कैथोलिक चर्च के साथ थे, समझ रहे हो ना आप, कैथोलिक चर्च के साथ थे हमारे किंग फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट आप कह सकते हैं। जबकि हेनरी और उनकी बेटी एलिजाबेथ जो है प्रोटेस्टेंट के साथ दिखाई दे रही है। फ्रांस में सुधार जो हुआ, फ्रांस में कौन कौन से सुधार हुए, वहां पर फ्रांस के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच क्या हुआ, संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। नाथ की संधि के बाद यह कहा गया कि ह्यूगेनाइट्स को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद जो नीदरलैंड में हुआ, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, नीदरलैंड हो, यहां पर लूथरवाद और कैल्विनवाद कहा गया है इसको। भाई लूथरवाद कौन सा? जो मार्टिन लूथर को मानते हैं, है ना। एक लोग यहां पर वो बट गए जो मार्टिन लूथर को मानते हैं। और कैल्विनवाद कौन से होंगे? जो मैंने अभी आपको बताया था, पीछे बताया था ना, कैल्विनवादी कौन से हो जाएंगे आपके? कैल्विनवादी वो हो जाएंगे जो कैथोलिक चर्च को यहां पर मान रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ यूरोप में सुधार हुए। अब बात करेंगे थोड़ी सी अमेरिका की क्रांति की। अमेरिका आपको पता है भारत से लगभग 150-200 साल पहले आजाद हो चुका था, लगभग सन 1783 में। तो लगभग 8 वर्ष तक क्या रही? अमेरिका में क्रांति रही। किसके खिलाफ थी? वही भारत की तरह ब्रिटेन के खिलाफ थी। तो क्रांति के कारण क्या थे, मैं आपको बताता हूं। पहला था अंग्रेजी सरकार द्वारा बहुत ज्यादा अमेरिका पे टैक्स लगाना, जैसे स्टैंप एक्ट, शुगर एक्ट, टी एक्ट। इनके कारण लोग इतने परेशान हो चुके थे कि लोगों पर टैक्स का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी चीज, व्यापारिक प्रतिबंध। वही जो भारत पे उन्होंने लागू कर रखा था वही अमेरिका पे लागू कर दिया कि हमारे अलावा आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के साथ मुक्त व्यापार नहीं कर सकते। तीसरी चीज, सैनिकों को नागरिकों के घरों में रहने की अनुमति दे दी। देखो कितनी बेहूदी सी बात है ये, है ना। ब्रिटिश सेना की तैनाती कर दी। इसके अलावा स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वो समय था जब पूरे यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। लोगों को मानवता, लोकतंत्र और अधिकारों का महत्व और स्वतंत्रता का महत्व समझा रहे थे अलग अलग फिलोसोफर्स। इन फिलोसोफर्स में आपने जॉन लॉक का नाम सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा, मोंटेस्क्यू का नाम सुना होगा। इनके विचार पढ़ पढ़ के लोग इतने मोटिवेट हो गए थे कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद, लोगों के अंदर आजादी, स्वतंत्रता की भावना बहुत तेजी से पनपने लग गई थी। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ बोस्टन टी पार्टी ने क्या किया? विरोध किया। और लास्ट में असहनीय कानूनों के कारण, ठीक है, इनटॉलरेबल एक्ट 1774 के कारण ब्रिटेन द्वारा दमनकारी नीति जो लागू की गई। अब आपको पता, भारत में भी उन्होंने ऐसे किया था। भारत में मार्शल लॉ लागू किया था, यदि आपको याद हो। भारत में मार्शल लॉ लागू किया था, तो यहां पर आप कह सकते हैं ये इनटॉलरेबल एक्ट 1774 लागू किया, जिससे वहां के आंदोलन को दबाने की कोशिश इन्होंने की। इतना सब होने के बावजूद भी 1775 में अमेरिका में क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर 76 में, एक साल बाद, थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित एक स्वतंत्रता की घोषणा यहां पर की गई। जैसे भारत ने भी आजादी से बहुत पहले ही 1930 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी ना, आपको पता होगा। फिर इसके अलावा सराटोगा की लड़ाई जो हुई, उसमें फ्रांस ने अमेरिका का समर्थन कर दिया, अमेरिका के लोगों का एक तरीके से। यॉर्कटाउन की लड़ाई में क्या हुआ? ब्रिटिश जनरल जो कॉर्नवालिस से, उन्होंने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और जैसे ब्रिटिश जनरल ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद तो अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता भी मिल गई। पेरिस संधि, जो कि आपकी फ्रांस के अंदर हुई थी, क्योंकि फ्रांस ने ही अमेरिका को सपोर्ट किया था। क्लियर? रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका अब एक रिपब्लिक बना। देखिए, रिपब्लिक यानी गणराज्य का क्या मतलब होता है? अभी तक जो नेता होता था देश का, वो होते थे आपके कौन? ब्रिटिश जनरल, जो कि जनता ने नहीं सुना। अब यहाँ का हेड जनता द्वारा चुना जाएगा। यहाँ पर लोकतंत्र और मानव अधिकार होंगे। फ्रांस, लैटिन अमेरिका और भारत में भी स्वतंत्रता के आंदोलनों को इन्हें ही मोटिवेट किया इन्होंने, क्योंकि सबसे पहले यही आजाद हुए। उसके बाद फ्रांस, लैटिन अमेरिका समझते हो दक्षिण अमेरिका, जिसमें ब्राजील, चिली ये देश है, ठीक, इक्वाडोर। तो भारत और बाकी जितने भी ब्रिटेन के गुलाम देश थे, उन सभी को यहीं से मोटिवेशन मिला। फिर भी भारत को वक्त लगा अपनी आजादी को हासिल करने में। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोस्त। बताइए, यहां तक यदि कोई डाउट ना हो तो हम आगे चल सकते हैं। क्लियर? देखिए, अब अंग्रेजी क्रांति में प्रमुख मुद्दे क्या थे? अंग्रेजी क्रांति की बात करें तो अंग्रेजी क्रांति सिर्फ इसलिए हुई थी जो 1642 से और आप कह सकते हैं 1651 तक की जो 9 साल का पीरियड है, इसमें यह हुआ था कि यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन दो लोगों के बीच में था। एक थे किंग जो कि आप याद रखिए राजतंत्र के कारण थे, है ना, राजा के शासन के कारण थे। और दूसरी तरफ यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम था, यानी कि आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्री यानी संसद, है ना। उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था, जो कि किसके कारण थे? लोकतंत्र के कारण थे। तो लोकतंत्र और राजतंत्र के मिले जुले रूप के कारण यहां पर एक क्रांति उत्पन्न, इसे इंग्लिश रिवॉल्यूशन कहते हैं। देखिए, जैसे राजा और संसद के बीच संघर्ष होना, पहला मुद्दा तो इसमें यही था। किंग्स चार्ल्स फर्स्ट जो थे, उन्होंने संसद को कई बार क्या कर दिया? भंग कर दिया। अब मैंने कहा ना, किंग और पार्लियामेंट के बीच आपको संघर्ष देखने के लिए मिलेगा। तो उस समय जो किंग थे इंग्लिश रिवॉल्यूशन के समय, वो थे चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के। उन्होंने कई बार पूरी की पूरी संसद को तबाह कर दिया, एक तरीके से निलंबित कर दिया। और याद रखिए, संसद ने कराधान पर नियंत्रण की मांग की। अब जो चार्ल्स फर्स्ट थे, इन्होंने जनता पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था, जबकि पार्लियामेंट चाहती थी टैक्स क्या हो? कम हो, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं कम। तो ये भी एक दूसरा कारण बना।
दूसरी चीज एक और भी थी यहां पर, मैंने आपको बताया था चार्ल्स प्रथम जो थे वो कैथोलिक थे, जबकि पार्लियामेंट में बैठने वाले ज्यादातर लोग क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। इसलिए भी दोनों के विचार अब क्या नहीं मिल रहे थे, आपस में नहीं मिल रहे थे। अब मुझसे मत पूछना कैथोलिक कौन थे और सर प्रोटेस्टेंट कौन थे, ठीक है। इसके अलावा राजा ने बिना संसद के से परमिशन लिए ढेर सारे क्या कर रखे थे, टैक्स लगा रखे थे। चार्ल्स ने क्या किया था, 1929 से 1940 तक बिना संसद के शासन किया, लगभग 11 सालों तक, है ना, 11 साल तक बिना ही संसद से परमिशन लिए शासन किया। 1642 से लेकर क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद आप देखिए 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई और इंग्लैंड गणराज्य बन गया दोस्त, है ना। तो इंग्लैंड क्या बना, एक रिपब्लिक बना, कब, जब आप याद रखिए चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी। क्लियर, आगे चलिए। अंग्रेजी क्रांति की ओर ले जाने वाले कुछ घटनाक्रम। अब ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिन्होंने अंग्रेजी क्रांति को जन्म दिया। सबसे पहला मुद्दा था मैग्ना कार्टा था, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर, ट्रिपल स्टार। मैग्ना कार्टा क्या मतलब होता है, 1215 में राजशाही पर नियंत्रण और संसद की शक्ति को बढ़ाया गया। मैग्ना कार्टा के माध्यम से हुआ यह था कि जो मोनार्की सिस्टम है वो इंग्लैंड से समाप्त करने की कोशिश की गई और किसको बढ़ाया गया, लोकतंत्र को बढ़ाया गया, संसद को ज्यादा शक्ति देनी चाहिए गई। इसके अलावा संसदीय अधिकारों की अवहेलना की, कब, स्टुअर्ट वंश का जब शासन आया, जिसमें जेम्स प्रथम थे, चार्ल्स प्रथम थे, ये स्टुअर्ट वंश था, किसमें, इंग्लैंड के अंदर। ये दोनों ही संसद को कमजोर बनाना चाहते थे, दोनों ही संसद को, देखो चार्ल्स प्रथम को तो मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने संसद को भंग भी किया था, 11 साल तक बिना संसद के शासन इन्होंने चलाया था। और जेम्स प्रथम की बात करें तो उन्होंने संसदीय अधिकारों को कभी भी नहीं माना। तो ये जो स्टुअर्ट वंश है ये भी एक महत्वपूर्ण घटना रही, किसके पीछे, अंग्रेजी क्रांति के पीछे। स्कॉटलैंड का विद्रोह, राजा ने चर्च पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जिससे संघर्ष और बढ़ गया। नेक्स्ट, संसद का असंतोष हुआ, ये शॉर्ट पार्लियामेंट, लॉन्ग पार्लियामेंट, 3 हफ्ते बाद शॉर्ट पार्लियामेंट को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। संसद ने अपनी शक्ति बढ़ाई किसके माध्यम से, लॉन्ग पार्लियामेंट के माध्यम से, जिसके कारण क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच हमेशा सीधा युद्ध हुआ करता था और इसी रीजन से क्या हुआ, इंग्लैंड में इंग्लिश रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी किताब से पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और नहीं पढ़ा है तो 2 बार क्लास को जरूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।